वो हो गया है झंडा ऊंचा। हाँ वैष्णवी, स्टार्ट किया है कि नहीं? सागर और मेघ पूरा हो गया है, डन पक्का। अभी मैसेज कोई नहीं कर रहा है। ओके, तो लास्ट का पोएम खाली बाकी है। ओके ओके दीप, मैं संधि में बताता हूं। तो संधि का संधि हुआ है अपना कि नहीं हुआ है? हुआ है ना संधि, दीप? ठीक है, तो डाउट है उसमें? डाउट है उसमें, संधि में डाउट है? ठीक है, रुको, मैं पहले ये पोएम पार्ट कंप्लीट कर दूं, देन उसके बाद फिर मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है? रुक जाओ, पहले लास्ट पोएम हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइनली लास्ट पार्ट है पोएम का, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा। लास्ट पोएम, लास्ट टॉपिक है ये, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। सदा मतलब हमेशा, हमेशा। ये जो हमारा झंडा है ना, ये हमेशा ऊंचा ही रहेगा, हमेशा लहराता रहेगा। यस, ऑलवेज। और इस कविता के जो कवि हैं, यहाँ पे कवि का नाम शायद सही दिया है, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, रामदयाल पांडे। यस, थैंक यू, सही आपने बताया सुजैन। रामदयाल पांडे जी ने लिखा है इस कविता को। और इस कविता में उन्होंने हमारे तिरंगे झंडे की खासियत को बताया, खूबी को बताया। ये तिरंगा मतलब जो 3 रंग का है, इसमें चक्र है, ब्लू कलर का है, तो तीनों रंगों की क्या खासियत है और फिर उस चक्र की क्या खासियत है। और कवि ने, पांडे जी ने ये उम्मीद क्यों जताई है कि हमारा जो तिरंगा झंडा है, हमारा मतलब हमारे देश की आन बान शान तिरंगा झंडा जो है, वो हमेशा हमेशा लहराता रहेगा, फहराता रहेगा, आसमान में, बुलंदियों में, ऊंचाई पर ही रहेगा। इस बात की उम्मीद क्यों जताई है, आइए हम कविता में देखते हैं। तो पहले मैं कविता रीड कर देता हूं, एक एक पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, फिर उसके बाद मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा, ठीक है? तो पहले 3 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और दूसरे में कहते हैं, तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। फिर कहते हैं, केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई रे, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है कि हमारा कदम कभी न रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। शान हमारी ये झंडा है, शान हमारी, गुड डेनियल, थोड़ा पोएम पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा, ये बल पौरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा, जीवन दीप बनेगा, ये अधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। फिर आगे कहते हैं, बड़ी अच्छी बात को कहा है कवि ने कि आसमान में लहराए, बादल में लहराए, जहां जहां ये झंडा जाए, जहां जहां ये झंडा जाए, ये बात सुनाए, संदेश सुनाए,
संवाद सुनाए। और फिर कहते हैं ये है आज हिंद, है आज हिंद, ये दुनिया को आजाद करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, नहीं चाहते हम दुनिया को, नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना, नहीं चाहते औरों के मुंह की बात खा जाना, मुंह की रोटी खा जाना, मुंह की फटकार खा जाना। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हम कितने सुख सपने लेकर, हम कितने सुख सपने लेकर इसको ठहराते हैं, फहराते हैं, लहराते हैं। इस झंडे पर मर मिटने की कसम सभी खाते हैं। हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। अच्छा, आगे पीछे हो गया, ये स्टैंजा आगे पीछे हो गया। देन समझा नहीं मैं। उससे पहले आप यही तो बोल रहे हो ना? अच्छा, ठीक है। ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हो गया, ये पूरा पार्ट हो गया। अब हम पहले से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं आपको अभी तो जस्ट खाली रीड कर रहा था ना, तो कोई स्टैंजा आगे पीछे होएगा, इट्स ओके, पढ़ना तो सब है। तो कवि पांडे जी कहते हैं, ऊंचा सदा, सदा मतलब हमेशा रहेगा, हमेशा ऊंचाई पे रहेगा, न झुकेगा और न गिरेगा। तो क्या करेगा? सिर्फ आसमान में लहराएगा, फहराएगा और भारत देश की महानता को बताएगा। कौन? हमारा तिरंगा झंडा। कवि पांडे जी कहते हैं कि हमारा तिरंगा झंडा जो है ना, वो हमेशा ऊंचाई पे रहेगा, बुलंदियों को छूता रहेगा, संसार में तरक्की का एक परचम फहराएगा, और वो परचम होगा भारत की आन बान शान तिरंगा झंडा। और ऊंचा हमेशा ही रहेगा। कौन? कहते हिंद देश का, हिंदुस्तान देश का ये प्यारा झंडा। प्यारा झंडा क्यों? क्योंकि हम सब प्यार करते हैं ना। आपको पता है, एक पर्व ऐसा है, एक फेस्टिवल ऐसा है जिसको भारत में सबसे ज्यादा मनाया जाता है। पता है कौन सा है वो? क्या आपको पता है? भारत में सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा और कोई त्योहार मनाया नहीं जाता है। अरे वाह, क्या बात है सोहम। अरे या तो सब स्मार्ट है। वेरी नाइस स्टूडेंट, सबने बताया सही भाई। स्वतंत्रता दिवस, एक बहुत अच्छे कवि थे, उन्होंने लिखा था, इसी देश की आजादी के ऊपर एक कविता लिखी थी। नाचो गाओ धूम मचाओ फिर प्यारा त्योहार आ गया। और उस कविता में उन्होंने बताया कि देखो, अपना धर्म मनाते हैं, चाहे ईद हो, चाहे दूसरे त्योहार हो। जो सिख हैं वो अपना धर्म मनाते हैं, ठीक है, अपने त्योहार मनाते हैं, सब अलग अलग त्योहार मनाते हैं। उससे क्या होता है? उससे हम एक माइनॉरिटी में आ जाते हैं। लेकिन जहां पर देश की बात आती है, चाहे वो रिपब्लिक डे हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, जब वो मनाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं या हम सिख हैं या हम ईसाई हैं।
वो सब साइड में हो जाता है। तब हमारे अंदर इस बात का गर्व होता है कि हम भारतीय हैं और सारा भारत, सारे धर्म, सारी भाषा, सारी जाति के लोग मिलकर इस त्योहार को मनाते हैं। सोचो ये त्योहार हमारे लिए, दुनिया के लिए कितना बड़ा त्योहार होता है, जहां पर हमारे देश के कोई भी एक व्यक्ति दुनिया के चाहे जिस देश में हो, चाहे जिस कोने में हो, वो वहां भी उस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं, राइट? तो यहां पर कवि ने कहा कि ऊंचा सदा रहेगा वो हमारा तिरंगा झंडा, जिसको हम अपनी आन बान शान मानते हैं, वो हमेशा ऊंचाई पे रहेगा। ये हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान देश के हर एक नागरिक के द्वारा पसंद किया गया प्यारा झंडा, ये हमेशा ऊंचाई पर ही रहेगा। झंडा हमेशा ऊंचाई पर ही रहेगा। यस सोहम, आई नो रिपब्लिक डे भी मैंने बोला, इसीलिए मेंशन किया। तो इसका भावार्थ देख लीजिए और चाहिए तो नोट कर लीजिए। कवि देश के तिरंगे झंडे का गौरवगान, गौरवगान मतलब उसकी महानता का गीत गाते हुए या प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि यह सर्वदा ऊंचाई पर रहेगा। सर्वदा मतलब हमेशा, हमेशा ऊंचाई पर रहेगा, सदा ऊंचा रहेगा। भारत देश का प्यारा झंडा हमेशा 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 ऊंचा रहेगा। डन? ओके, ओके अंकिता, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगले स्टेंजा में कवि कहते हैं तूफानों से और बादलों से भी नहीं झुकेगा। यहां पे सिंबॉलिक दिया है, प्रतीकात्मक रूप में कवि कहते हैं कि तूफानों से, तूफानों मतलब हमारे देश में अगर कोई मुसीबत आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, या मुश्किलों के बादल छा जाएं, समस्याएं आ जाएं, तो उन मुश्किलों के सामने, उन समस्याओं के सामने ये हमारा झंडा झुकेगा नहीं। झुकने का मतलब हार मानना है, राइट वैष्णवी? तो कवि कहते हैं कि हमारे देश में चाहे जितना बड़ा मुश्किलों का तूफान आ जाए, चाहे जितनी समस्याओं के बादल घिर जाएं, लेकिन ये हमारा तिरंगा झंडा झुकना नहीं जानता है। नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, तो झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचाई पे ही रहेगा, लहराता रहेगा, फहराता रहेगा, हमेशा ऊंचा ही रहेगा। कोई डाउट? कवि कहते हैं हमारे देश का झंडा तूफानों और बादलों से भी नहीं झुकेगा, अर्थात बड़े से बड़े शत्रुओं के आक्रमण से भी ये झुकने वाला नहीं है, हारने वाला नहीं है। आप, हमें, आपको, सबको, पूरे देश को पता है कि कुछ महीने पहले तक चाइना हमारे लिए एक बहुत बड़ा भूत था और पूरी दुनिया ये कहती थी कि ये चाइना जो है ना बहुत पावरफुल है, एक दिन ना हमारे हिंदुस्तान का भी बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी सेना बहुत बड़ी है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, उसका मार्केट बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ ही महीनों में हमने उसकी ताकत को हवा बना दिया। आज पूरी दुनिया ये देखने लगी है कि अगर चाइना को कोई फाइट कर सकता है, कोई हरा सकता है, तो वो है हिंदुस्तान, वो है भारत, है ना, इंडिया। हाँ, चाहे जो आप देख लो, चाहे कोरोना के मामले में देख लो, चाहे मार्केट के मामले में देख लो, चाहे आर्मी के मामले में देख लो, चाहे जैसे देखो, हर तरीके से हम उनसे पावरफुल हो रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़े। फिर आगे कहते हैं
अब तीनों रंगों के इंपॉर्टेंस को कवि ने यहां पे बताया। क्या कहते हैं? केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है कि हमारा कदम कभी न रुकेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो कहते केसरिया रंग, आप स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये ऊपर, रुको एक मिनट पॉइंटर ऑन करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो, ये केसरिया रंग है, सेफ्रॉन कलर, राइट। तो ये केसरिया रंग आप देखते होंगे कि हमारे देश में जो साधु संत हैं उनका रंग यही होता है। क्यों होता है साधु संत का ये रंग? वो लोग ऐसे ही कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि इस रंग को त्याग का प्रतीक माना गया है। त्याग मतलब सैक्रिफाइस। जब हम लोगों की खुशी के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए हम कुछ त्याग कर सकें, कुर्बानी दे सकें, ठीक है। सब एक एक स्टैंजा लिखा हुआ है ना, तो अभी यहाँ पे जैसे स्टैंजा दिया है तो यहाँ पे ये कलर दे दिया। ऐसा नहीं है कि हर एक रंग को अलग अलग देना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसीलिए इग्नोर करो उसको। तो केसरिया रंग क्या करता है? हमारे अंदर बल भरता है, हमें ताकत देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है। तो सफेद रंग क्या करता है? वो तो सच्चाई का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, पीस का प्रतीक है। यस सोहम, राइट। और अच्छा कोई बात नहीं है डेनियल। और चक्र कहता है, नहीं नहीं, हरा रंग है हरी हमारी, सेकंड लाइन में स्किप कर दिया था। और हरा रंग जो नीचे दिया है वो क्या है? वो बोले वो ग्रीनरी, हरियाली, ग्रीनरी। और ग्रीनरी किसका प्रतीक है? हरियाली किसका प्रतीक है? प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। कि ये धरती की अंगड़ाई, हमारे हमारा जो देश है ना, वो कृषि प्रधान देश कहा जाता है। बिकॉज हम पहले एग्रीकल्चर पे ही सबसे ज्यादा बेस्ड थे, डिपेंड थे, है ना। तो हम, हरियाली जब होती थी ना धरती पर, तो किसान के ही नहीं सारे देश के घर में खुशहाली होती थी। तो इस हरियाली को ही मान लिया गया खुशहाली का प्रतीक। इसीलिए कवि ने कहा कि जो हरा रंग है ना, वो हमारी धरती का प्रतीक है, हमारी धरती की हरियाली का प्रतीक है। और वो हरियाली क्या बताता है? हमारी धरती की अंगड़ाई, अंगड़ाई मतलब खुशहाली। यस सोहम, बिल्कुल सही आपने बताया कि 70% एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क इन इंडिया, राइट। बट अभी नहीं है 70%, हाँ अभी परसेंटेज कम हुआ है, 61% हो गया है अभी। तो लेकिन पहले तब भी हम 70% जो है हम एग्रीकल्चर पर ही जो है निर्भर करते थे। अगर किसान नहीं होता तो सोचो हमारे देश में क्या हालत होती। आज भी एक बहुत बड़ा तबका किसानों का है जो फसल उगाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जो नियम कानून बनते हैं वो कहीं ना कहीं किसानों को सुविधा नहीं दे पाते हैं उतनी अच्छी। उतने अच्छे हम उनको औजार, हथियार, औजार मतलब वही जो टेक्नोलॉजी है, हम उनको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं कि जिससे उनकी मेहनत थोड़ी आसान हो जाए। किसानों को सुविधाएं देना बहुत जरूरी है, उनको मुआवजा देना जरूरी नहीं है, उनको मदद देना, उनको टेक्नोलॉजी देना, ये सब चीजें उनके लिए बहुत जरूरी है। दूसरे देशों में देखो कैसे, आप देखो चाइना में देखो, जापान में देखो, इज़राइल में देखो, वहां पे कैसी टेक्नोलॉजी, कैसी तकनीकी उनको दी गई है कि वो बहुत कम मेहनत करके, समझदारी से, बहुत कम पानी खर्च करके वो अच्छी फसल उगाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? अगर हम ऐसा करने लगे तो वही कम लोग ज्यादा फसल उगाने लगे। इसीलिए कवि ने कहा कि हरा रंग तो उस हरियाली का ही प्रतीक है, उस खुशहाली का ही प्रतीक है जिसका कारण हमारे देश का किसान है। समझा?
और चक्र कहता है, जो हमारे तिरंगे झंडे के बीच में चक्र है, अशोक चक्र है, जिसको अशोक चक्र से लिया गया है चक्र को, वो चक्र का भी अपना एक मैसेज है। क्योंकि वो चक्र कहता है मतलब हमें एक संदेश देता है कि कदम कभी न रुकेगा। हमको कभी रुकना नहीं है, हमको कभी थकना नहीं है, हमको बैठना नहीं है कहीं भी। हमको उस चक्र की तरह लगातार चलते रहना है, हमें गतिशील बनना है। लाइफ में अगर कुछ करना है तो निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी का होना जरूरी है। अगर आप लाइफ में कंटिन्यू वर्क करते हो, चाहे जो काम करो, तो आपसे बेहतर, आपसे ज्यादा सफल कोई हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कवि ने कहा कि इस केसरिया रंग से हमें एक सीख मिलती है कि ये हमारे अंदर बल भरता है, ताकत देता है, और जो सफेद रंग है वो हमें सच्चाई और शांति का प्रतीक दिखाई देता है। हरा रंग जो है वो हरियाली का प्रतीक दिखाई देता है, और वो चक्र जो है वो हमें लगातार आगे बढ़ने की सीख देता है। और इस तरह से कवि कहते हैं कि झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा 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 ही रहेगा। एनी डाउट? इसका भावार्थ देख लीजिए फटाफट। कवि कहते हैं तिरंगे झंडे का केसरिया रंग देश की शक्ति का प्रतीक है, देश की ताकत का प्रतीक है। यह हमारे अंदर शक्ति भरता है, ताकत देता है, हिम्मत देता है। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है, यह हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है। और हरा रंग भूमि की पवित्रता, उर्वरता। उर्वरता क्या है? उर्वरा भूमि मतलब फर्टाइल लैंड, और वृद्धि, प्रोग्रेस को दर्शाता है। कौन? हरा रंग। और चक्र, यह हमें उन्नति के मार्ग पर, उन्नति मतलब तरक्की के रास्ते पर हमेशा कदम बढ़ाते रहने का संदेश देता है। यस, प्रोग्रेस। हमारा यह झंडा हमेशा हमेशा ऊंचा रहेगा। आगे बढ़े। अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, शान हमारी ये झंडा है, ये अरमान हमारा, ये बल पौरुष है सदियों का, ये बलिदान हमारा। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा। जीवन दीप बनेगा, शब्दों पे ध्यान देना। जीवन दीप बनेगा, ये अंधियारा दूर करेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। क्या कहते हैं कवि यहाँ पे? कि शान हमारी, ये झंडा क्या है? वो एक प्रेयर हम लोग आते हैं ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना? और उसमें दो पंक्तियां हैं जो कही जाती हैं, देखो शान न जाने पावे, चाहे जान भले ही जावे। देखना, इस बात का ध्यान रखना कि इस तिरंगे झंडे की शान नहीं जानी चाहिए। इसीलिए तो सरकार ने अब देखो बहुत सारी चीजों पे पाबंदी लगा दी है कि हम क्या करते हैं। अभी जैसे रिपब्लिक डे आ रहा है, तो पहले लोग क्या करते थे, हर जगह झंडा लगा देते थे, और शाम होते होते वो सब झंडा कहीं पैर के नीचे जा रहा है, कहीं कचरे के डिब्बे में जा रहा है, कहीं सड़क पे पड़ा हुआ है, उड़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो क्या मैसेज जाता है उससे, कि हम कुछ देर के लिए दिखावे के लिए हम खाली झंडे की इज्जत करते हैं, उसके बाद कचरा बना दिया उसको। जो हमारे देश की पहचान है, जिसे हम अपने, देखो एक आर्मी ऑफिसर जब अपने सीने पर वो बैच लगाता है फ्लैग का, तो उसके अंदर वो ताकत आती है कि उसे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कहा जाए तो मैं चाइना क्या पूरी दुनिया को जीत लूं देश के लिए। वो जो फीलिंग आती है ना अपने अंदर, एक जो प्राउड फील होता है,
जिसको फील होता है वो कभी भी इंसल्ट तो नहीं कर सकता है झंडे की, है ना? तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि वो झंडा कैसा भी हो, आप या तो लो मत, लिए हो तो उसकी इज्जत करो, उसे संभालो, कहीं उस झंडे का अपमान नहीं होने पाए, क्योंकि झंडे का अपमान देश का अपमान है। इसीलिए कवि ने कहा कि शान हमारी ये झंडा तो हमारी शान है, हमारी मतलब हम व्यक्तियों की नहीं, पूरे देश की शान है। और ये अरमान हमारा है, ये हमारा अरमान है, ये हमारी ख्वाहिश है कि हमें अपने झंडे की शान को हमेशा कायम रखना है। आप कुछ भी करते हो जीवन में, लेकिन देश के प्रति, अपने तिरंगे झंडे के प्रति हमेशा सम्मान व्यक्त करना चाहिए। कि हम कहीं भी रहते हैं, चाहे हम फ्लाइट में रहें, चाहे हम थिएटर में रहें, जब राष्ट्रगान बजता है तो हम ऐसे ही नहीं खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बॉडी में कोई करंट आ गया है, क्योंकि मैजिक उस राष्ट्रगान का नहीं है, उस देशभक्ति का है जो हमारे अंदर है, जो हमारे ब्लड में है, कि जैसी बात आती है वैसे हम फट से खड़े हो जाते हैं, हम इज्जत करने के लिए, देश का सम्मान करने के लिए। और इसीलिए कवि कहते हैं ये, सेकंड लाइन फर्स्ट वर्ड देखो, ये मतलब ये फ्लैग, ये झंडा क्या है? हमारा बल है, हमारी ताकत है। पौरुष मतलब ताकत, ये हमारा बल पौरुष है। और आज से थोड़ी ना, सदियों से, कई शताब्दियों से, क्योंकि ये हमें तब प्राप्त हुआ, ये तिरंगा झंडा हमें तब हासिल हुआ, इसे लहराने का मौका हमें तब मिला जब हमारे ही अपनों ने, लाखों नहीं करोड़ों ने इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया, अपनी कुर्बानी दे दी, अपना खून बहाया। कि हम भले मर रहे हैं, हम भले फांसी पे झूल रहे हैं, हम भले जो है काला पानी की सजा पा रहे हैं, लेकिन आज हम जो अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, उससे आने वाली जनरेशन हमारी आजाद होगी, वो गुलाम ना हो, हमारे बच्चे गुलामी की हवा में न जिए, इसलिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। इस बात का एहसास हमें होना चाहिए, हमें मानना चाहिए कि अब हम फिर से ऐसी कोई गलती ना करें, हम अपने देश के खिलाफ कभी कुछ भी गलत ना सोचे, कभी कुछ भी बुरा मत सोचे, और कोई भी ऐसा काम ना करे जो हमारे देश के खिलाफ हो। तो क्या होगा? तब हम अपने देश की इज्जत कर पाएंगे, तब हम अपने देश का सम्मान कर पाएंगे। और इसीलिए थर्ड लाइन में कवि कहते हैं, बलिदान मतलब समझ रहे हैं ना, कुर्बानी, जीवन दीप, ये हमारी जिंदगी किसकी तरह बनेगी? दीपक की तरह बनेगी। दीपक क्या करता है? उजाला देता है, प्रकाश देता है, रास्ता दिखाता है। अगर हम भी अपने देश के तिरंगे झंडे का सम्मान करने लगेंगे, उसके लिए अगर हम कुछ भी करने को तैयार रहेंगे अपनी पूरी जिंदगी, बहुत एक अच्छे कवि हैं, उनका नाम है रामावतार त्यागी, ठीक है? और रामावतार त्यागी जी ने कविता लिखी, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। अब सोचो इस बात को, ये 3 शब्दों में उन्होंने सब कुछ जीत लिया। उन्होंने कहा कि हे भारत मां, तुम्हारे लिए तो ये मेरा तन मतलब शरीर, मेरा शरीर तुम्हारे लिए कुर्बान है, मेरा मन भी तुम्हारे लिए कुर्बान है, और ये मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान है। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक ही सोच आती है, मैं चाहता हूं कि अपने देश के लिए और भी कुछ करूं। मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करने के बाद बचता क्या है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक वो ललक, वो चाहत, एक जज्बा, वो जोश, वो प्यास मेरे अंदर है कि मैं और क्या कर दूं अपने देश के लिए, कि मेरा देश और महान हो जाए, दुनिया में, सारी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम हो, वो भी भारत का नाम हो। मैं ऐसा क्या कर दूं देश के लिए? सोचो कितनी हाई लेवल की उनकी सोच थी, कि अपना सब कुछ देने के बाद, देश के नाम अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी मन में यही है कि मैं और क्या कर दूं देश के लिए। किसकी तरह?
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह, जिन्होंने जीवन में शादी नहीं की, अपना जीवन, अपना टैलेंट, अपनी सब कुछ, सारी सैलरी, सब कुछ देश के लिए लगा दिया। पूरी जिंदगी जिए तो देश के लिए, मरे तो देश के लिए। अगर हम कुछ ऐसा कर सकेंगे तब ये देश हमारा महान बनेगा, क्योंकि देश भी महान बनता है हमसे, क्योंकि हम अगर उसके प्रति ऐसी अच्छी सोच रखेंगे तब हमारा देश महान बनेगा, तब हमारा देश पावरफुल बनेगा, तो जीवन दीप बनेगा। जिंदगी के लिए ये तिरंगा झंडा दीपक की तरह बनेगा और अंधियारा दूर करेगा। इस धरती पर बुराई का जो अंधकार छाया हुआ है, वो अंधकार ये तिरंगा झंडा दूर करेगा और झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये तिरंगा झंडा हमेशा हमेशा ऊंचाई पर रहेगा, इसका गौरव गान हमेशा किया जाएगा। इसीलिए आपको पता है हमारे देश को विश्व गुरु क्यों कहा जाता था? पता है किसी को? और फिर से बात चली है, ये हवा फिर से चली है कि भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने चला है। ऐसा बहुत न्यूज में सुनने को मिलता होगा, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो। ऐसा क्यों कहा जाता है, पता है किसी को? नहीं? क्योंकि इस संसार में, इस दुनिया में सबसे पहले शिक्षा, एजुकेशन कहां पे आई? भारत में। भारत में ही सबसे पहले ज्ञान का प्रचार हुआ, और जब हमें ज्ञान मिला तब हमने सारी दुनिया को ज्ञान देना शुरू किया। भारत ने सारी दुनिया को ज्ञान दिया, किसके माध्यम से दिया? अब आप सोचोगे, क्या पहले से हमको इंग्लिश आती थी? क्या हमको फ्रेंच आता था, लैटिन आता था, हिब्रू आता था? हम कैसे जो है सबको ज्ञान दे सकते हैं? सॉरी, हमको आता था क्या? संगीत आता था, और संगीत के माध्यम से पूरी दुनिया में भारत ने ज्ञान का प्रचार किया। दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक जो है वो है वेद। किशोर कुमार, हाँ संस्कृत आता था ना। और संगीत आज से तो कई हजार साल पहले से, कई हजार साल पहले से यहाँ पे थी, समझे ना? तो संगीत के माध्यम से हमने सारी दुनिया को ज्ञान दिया, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहा जाता है। इस बात को जानना जरूरी है हमारे लिए, ये गर्व की बात है हमारे लिए कि हमने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया है। हाँ, इट में है पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो ये तीनों लाइन क्लियर हुआ। आइए इसका जरा भावार्थ देख लेते हैं। कवि कहते हैं, ये तिरंगा झंडा हमारी शान और हमारा अरमान है। यह झंडा सदियों के शक्ति, पराक्रम और हमारे बलिदान की निशानी है। यह तिरंगा हमारे जीवन का दीपक बनेगा तथा अंधकार को दूर करेगा, अर्थात कठिनाइयों और बुराइयों को दूर करेगा। हमारा झंडा हमेशा हमेशा ऊंचा रहेगा। क्लियर? कोई डाउट? आगे कहते हैं, आसमान में लहराए, बादल में लहराए, जहां जहां जाए ये झंडा, ये बात सुनाए, ये संदेश सुनाए, ये संवाद सुनाए, है आज हिंद ये दुनिया को आजाद करेगा। सोचो कि क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम सुना है ना? वो किसकी खोज में निकला था? हाँ, सो हम बिल्कुल सही कहा आपने कि उसने
अमेरिका की खोज की, लेकिन दुख की बात की बेचारा अमेरिका खोजने के बाद उसे पता नहीं चला कि मैं अमेरिका आ गया, उसको लगा कि मैं भारत के आसपास कहीं आ गया। लेकिन वो निकला था भारत की खोज में। क्यों भारत की खोज में निकला था? व्यापार के लिए। क्यों व्यापार के लिए? क्योंकि उसे पता था कि वहां पर बहुत अमीर लोग रहते हैं वहां पर। तब भारत सोने की चिड़िया थी, है ना। तो भारत आज से नहीं, तब से जाना जाता था भारत को। लोग ना, चाइना के लोग भारत को स्वर्ग की धरती कहते थे। ये स्वर्ग है भारत। सोचो। हाँ, और हम कहते हैं कि हिमालय हमारे देश का स्वर्ग है, और वो धरती का स्वर्ग मानते हैं भारत को चाइना के लोग। आप कभी पढ़ना चाइना की भाषा में, और जो तिब्बत की भाषा है उसमें कहा गया है कि भारत जो है वह इस धरती का स्वर्ग है, पवित्र भूमि कहा गया है इसे। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि दूसरे देश के लोगों के हमारे देश के बारे में क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं। तो अब देखिए, ये 3 लाइनों में कवि ने बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। क्या कहा? कहते हैं कि आसमान में लहराए हमारा तिरंगा झंडा इतनी ऊंचाई पे कि वो आसमान की ऊंचाइयों को छू ले। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करे। आसमान में लहराए, ये बादल में लहराए, बादलों में चला जाए, इतना ऊंचा उठे हमारा तिरंगा झंडा। और जहां जहां जाए दुनिया में, जिन जिन देशों में हमारा झंडा जाए, ये बात किसकी बात सुनाए? वो गाना सुना है ना, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं बात वही बतलाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। सुना ना गाना? तो जहां हम जाए देश में, लोग भारत की ही चर्चा करें, भारत की बात करें, भारत की अच्छाइयों का ही संदेश जाए दुनिया में। और जहां भी दुनिया में, जिस देश में भी हमारे देश का तिरंगा पहुंच जाए, वहां पर लोग बस इसके बारे में ही बात करें, इसी की चर्चा होनी चाहिए। हमारा देश इतना ज्यादा मशहूर होना चाहिए। इसीलिए कवि कहते हैं, है आज हिंद, आज ये हिंदुस्तान दुनिया को आजाद करेगा। किससे आजाद करेगा? अज्ञानता से आजाद करेगा, है ना, और बुराइयों से आजाद करेगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर कितनी अच्छाइयां हैं। वेदों में, ऋग्वेद में कहा गया है, अतिथि देवो भवः, है ना। मेहमान हमारे लिए भगवान के समान है ना। और सिर्फ यही नहीं कहा गया है, ये भी कहा गया है कि हम भाईचारे की भावना भी रखते हैं, वर्ल्ड ब्रदरहुड। और विश्व शांति का भी संदेश हमारे द्वारा ही दिया गया, वर्ल्ड पीस का, शांति का, ह्यूमैनिटी का, मानवता का। ये 5 अच्छाइयां हमारे देश की जो है ना, ये सारी दुनिया में है। और इसके लिए हमारे देश की मिसाल दी जाती है, हमारे देश का उदाहरण दिया जाता है। इसीलिए कवि ने कहा, है आज हिंद, ये हिंदुस्तान दुनिया को हर प्रकार की बुराई से आजाद करेगा, पूरी दुनिया में अच्छाई का संदेश देगा, अच्छाई की बात करेगा, और झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हमारा तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा, ऊंचाइयों को छूता रहेगा, महानता को हासिल करेगा। भावार्थ देखिए जरा इसका। कवि कहते हैं, तिरंगा झंडा आसमान और बादल में हमेशा लहराता रहे। यह झंडा जहां जहां जाए, अपनी बात, अपना संदेश और अपना संवाद लोगों को सुनाए। अर्थात लोगों को सत्य, अहिंसा, सच्चाई, सत्य मतलब ट्रुथ, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, और भाईचारे, ब्रदरहुड का संदेश दें। ये 3 अच्छाइयां
कि भाई हम सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हैं और शांति के रास्ते पे, हम युद्ध नहीं चाहते हैं, है ना। इसीलिए जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, संवाद का मतलब बातचीत, कन्वर्सेशन, बात का मतलब अपनी बात कहना, संदेश का मतलब एक मैसेज देना, और संवाद मतलब बातचीत करना, ठीक है। तीनों में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, मैं कुछ बोल रहा था, भूल गया, मैं सुजन ने पूछा, मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। थोड़ा सा हिंट दो, मैं भूल गया वो मीनिंग बताने के चक्कर में। हाँ, परमाणु के बारे में बोल रहा था कि जब भारत ने सारी दुनिया, यहां तक कि अमेरिका ने हमारे ऊपर नजर रखी थी कि भारत कुछ बड़ा कर सकता है, बट किसी को पता नहीं चला कि क्या बड़ा करने वाला है। और भारत ने एक दिन एक साथ में तीन दो परमाणु परीक्षण किए और एक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया, एक साथ में कर लिया। और करने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि हमने परमाणु परीक्षण किया, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को डराने के लिए नहीं, आत्म सुरक्षा के लिए किया है। हमने अपनी सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा के लिए किया है। और ये हमारा वादा है कि हम किसी भी देश पर पहले वॉर नहीं करेंगे। और ये आज से नहीं, जब से भारत का इतिहास है, कभी भी भारत ने किसी भी देश पर फर्स्ट अटैक नहीं किया, पहले आक्रमण नहीं किया। जब किसी ने हमें तकलीफ पहुंचाई, हमें हम पर आक्रमण किया, तब हमने बदले में आक्रमण किया, ठीक है। तो ये हमारे देश की क्या है, विशेषता है। तो इसीलिए कवि ने क्या कहा कि तिरंगा झंडा आसमान और बादल में हमेशा लहराता रहे। यह झंडा जहां जहां जाए अपनी बात, अपना संदेश और अपना संवाद लोगों को सुनाए, अर्थात लोगों को सच्चाई, अहिंसा और भाईचारे का संदेश दे। आज हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो पूरे संसार को भेदभाव और हिंसा जैसी बुराइयों से आजाद कर सकता है। देखो, मैंने बताया ना, भेदभाव, जात पात का भेदभाव, धर्म का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, ये सब और हिंसा जैसी बुराइयों से हम ही आजाद करा सकते हैं पूरी दुनिया को। हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा। अरे इट्स ओके सुजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता है। एक्चुअली मैं फ्लो में था ना, आपका मीनिंग मैंने देखा तो मैं बताने लगा तो दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। डन, भावार्थ देख लिया आपने, आगे बढ़े। नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बनाना। देखो भारत की क्या नीति है, क्या सोच है। कभी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के लोग कभी भी किसी दूसरे देश को हम अपना गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं। आज चाइना जैसे अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता रहता है, चाहे वो जो भी हो, सबको, चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, चाहे म्यांमार, ये कौन सा है, भूटान हो, और जितने भी है छोटे छोटे देश, सबको परेशान करते रहता है ना। कैसे दूसरे की जमीन हड़प ले, हाँ, ताइवान, ये सबको परेशान करते रहता है। लेकिन हम हैं, देखो, हम नेपाल के पड़ोसी हैं। नेपाल हमको ही धमकी देते रहता है, जानता है कि हम भारत से कभी जीत नहीं सकते, तब भी हमको ही धमकी देते रहता है, और भारत कभी कुछ नहीं बोलता है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान तो रोज तांडव कर रहा है हमारे सर पे बैठ के, लेकिन फिर भी हम जल्दी उनको कुछ भी बोलते नहीं है। क्योंकि आज देखो 70 साल से ज्यादा हो गया हम पाकिस्तान को बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरा कोई होता, इजराइल की तरह होता, एक गोली उधर से चली तो 4-5 मिसाइल ठोक के खत्म कर दो, मैटर क्लोज कर दो। लेकिन हमने कभी नहीं किया। कवि ने यही चीज लिखा कि नहीं चाहते हम दुनिया को अपना दास बना, हम किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं अपना। क्योंकि गुलामी क्या होती है, कितनी बुरी चीज होती है,
ये हमने देखा है अंग्रेजों के गुलाम रहते हुए, इसीलिए हम कभी किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं और नहीं चाहते औरों के मुंह की बात। हम किसी को बोलने नहीं दे, चुप रहो, हमारे सामने बोलने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, हम ऐसा भी नहीं करते हैं। हम सबकी सुनते हैं और किसी की रोटी नहीं खा जाते, हम किसी का अधिकार नहीं छीन लेते हैं। आज हमारे लिए पूरी दुनिया में इतनी गर्व की बात है कि हमने कोरोना वैक्सीन बनाया और वर्ल्ड में जितने कंट्री ने बनाया उनमें से सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा भरोसेमंद भारत की वैक्सीन है और हर देश जो है भारत से लेना चाहता है। और एक एक दवा नहीं, हमने तीन तीन दवाएं बनाई, आपको पता है? तीन तीन दवाएं बना ली, दो तो यहां भारत में बनाया, एक अमेरिका के साथ मिलकर बनाया और अमेरिका के साथ मिलकर हमने वैक्सीन नहीं बनाया, इनहेलर बनाया। बस उसको ऐसा नाक में थोड़ा सा मार दो, कोरोना खत्म। और वो भी बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है। तो ये चीजें जो हमारे देश ने कर दिखाई आज दुनिया में, तो हमने किसके लिए किया? दुनिया के लिए किया, दूसरों के भरोसे के लिए किया, दूसरों को जीवन देने के लिए किया है। तो हमारा देश तो कभी ऐसा अभी बनाया, अभी। तो नहीं चाहते औरों के मुंह की बात, हम किसी को बोलने नहीं दे अपने सामने, हम ये भी नहीं चाहते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी का अधिकार छीन लें, और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि किसी को दबाकर रखें, मुट्ठी में रखें, काबू में रखें, वश में रखें, जैसे चाइना पाकिस्तान को रखता है। सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा बहेगा। सच्चाई के लिए, न्याय, जस्टिस के लिए हम हमेशा अपना खून बहाने को तैयार रहेंगे, अपनी कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। इन अच्छाइयों के कारण ही झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हमारा तिरंगा झंडा हमेशा हमेशा ऊंचाइयों पर रहेगा। भावार्थ देख लीजिए इसका। कवि कहते हैं, हम दुनिया को अपना दास नहीं बनाना चाहते हैं, दूसरों की बात और दूसरों को फटकार नहीं सुनाना चाहते हैं, तथा हम दूसरों के मुंह का निवाला भी छीनकर नहीं खाना चाहते हैं। हमारा खून हमेशा सत्य और न्याय के लिए ही बहेगा, इसलिए हमारा झंडा हमेशा हमेशा ऊंचा रहेगा। एनी डाउट? ये अंतिम का है। हम कितने सुख सपने लेकर इसको, हम कितने सुख सपने लेकर, सुख के सपने अपने मन में लेकर, हम सुखी तब रहेंगे जब हमारा देश सुखी होगा, है ना? हम अमीर तब होंगे जब हमारा देश अमीर होगा। हम ताकतवर तब होंगे जब हमारा देश ताकतवर होगा। हमारे जीवन की हर एक सच्चाई हमारे देश से जुड़ी हुई है। इसीलिए कवि कहते हैं कि हम सभी, हम भारत के लोग कितने सुख सपने लेकर, मतलब हमारे जीवन में कितनी ख्वाहिशें हैं। यहाँ पे सुख सपने मतलब कितनी ख्वाहिशें, कितने ड्रीम है हमारे, और हम उन सपनों को लेकर क्या करते हैं, इसको मतलब तिरंगे झंडे को ठहराते हैं एक जगह पर, जमीन में उसके पाइप को गाड़ देते हैं, फहराते हैं, लहराते हैं, क्योंकि देश से हमारी सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हम उस तिरंगे झंडे को ठहराते हैं, फहराते हैं, लहराते हैं। और कवि कहते हैं, इस झंडे पर, इस तिरंगे झंडे पर, इस भारत की आन बान शान पर मर मिटने की, अपना सब कुछ निछावर कर देने की कसम सभी खाते हैं। हम सभी भारत के लोग इस बात की कसम खाते हैं, वादा करते हैं कि जब देश को हमारी जरूरत होगी तो हम इस देश के लिए मर मिटने को तैयार रहेंगे।
हिंद देश का है ये झंडा, घर घर में लहरेगा। ये हिंदुस्तान देश का तिरंगा झंडा है, हिंदुस्तान देश के प्रत्येक व्यक्ति की पहचान तिरंगा झंडा है। ये हमारे देश की खुशहाली, ये हमारे देश की हरियाली, ये हमारे देश की शांति, ये हमारे देश के त्याग बलिदान का प्रतीक है। क्योंकि जब तिरंगा झंडा दुनिया में दिखता है, तब हमारे देश का ये संदेश जाता है कि इसमें जितने रंग हैं, उसका उतना मैसेज है, उतना संदेश है। और जब हम इस तिरंगे झंडे को घर घर में लहराएंगे, तो इसे देखकर हमें भी गर्व होगा और दुनिया को भी गर्व होगा इस बात का कि बताओ, ये हिंदुस्तान के लोग अपने देश से, अपने तिरंगे झंडे से कितना प्यार करते हैं। इसलिए कवि पांडे जी कहते हैं कि झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये हमारा तिरंगा झंडा हमेशा हमेशा ऊंचा रहेगा। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। कवि पांडे जी कविता की अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि हम कितने सुख तथा सपने लेकर इस झंडे को गाड़ते हैं, फहराते हैं और लहराते हैं। हम सब इस झंडे पर मर मिटने की सौगंध खाते हैं, कसम खाते हैं कि जब हमारे देश को हमारी जरूरत होगी, तो हम देश के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। मरना तो आसान है, देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों को मारना जरूरी है, मरना जरूरी नहीं है। यह हिंदुस्तान का झंडा है, ये हिंदुस्तान की पहचान का झंडा है, तो यह घर घर में लहराया जाएगा, घर घर में फहराया जाएगा। और इसलिए हमारा प्यारा तिरंगा झंडा हमेशा हमेशा ऊंचाई पर रहेगा, महानता की बुलंदियों को छूता रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कविता समझ में आई होगी। और इस तरह से आज हमने अपना पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया और एकदम परफेक्ट ऑन टाइम कंप्लीट किया है, राइट। और संधि में किसको तभी डाउट था? दीप, दीप संधि में क्या डाउट था? अभी पूछ लो, अभी 3 मिनट है अपने पास। अति प्लस उत्तम, अति प्लस उत्तम, ठीक है। तो यहां पे स्वर संधि है, ठीक है। अति प्लस उत्तम जब विच्छेद करेंगे, ठीक है, तो यही होएगा, समझा? और कुछ डाउट है? हाँ, उत्तम, उ हाफ त म सेकंड पार्ट में रहेगा प्लस के बाद, उ हाफ त म उ हाफ त फुल त म, उत्तम। हाँ, और कुछ डाउट है? और कोई शब्द है? ओके, तो फाइनली अपना पूरा पोर्शन डन, या ग्रामर राइटिंग स्किल किसी में कुछ भी बाकी है तो अभी बता दो मुझे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर मैं नहीं रखवाऊंगा। आज मेरी तरफ से पूरा हो गया आपका पोर्शन। आपको ग्रामर राइटिंग स्किल कहीं अगर कुछ मैं गलती से भूल गया हूं तो आप मुझे बता दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर हम नहीं रखेंगे। यस स्टूडेंट्स, कुछ आपको लग रहा है बाकी? सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो ना। एवरीथिंग इज डन, राइट। चलो ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से। अब आप लोग एग्जाम देना, फिर नेक्स्ट ईयर 10th में हम लोग मिलेंगे और फिर एक नई शुरुआत करेंगे वैकेशन से, और ऑफलाइन मिलेंगे, उम्मीद करें और दुआ करें कि फिर हम लोग मिलें। ओके, बाय मेरे प्यारे बच्चों, बाय, टेक केयर।